साथियों नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में आज हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे और परीक्षा में कौन कौन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम प्रश्नों के आधार पर सभी प्रकार के जो टॉपिक है किशोरावस्था से संबंधित उनको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम जो आपके सामने ये एडोलसेंस जो शब्द दिया हुआ है, क्योंकि किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। इस शब्द की जो उत्पत्ति है, एडोलसेंस शब्द जो है किशोरावस्था का, ये कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई। कौन सी भाषा के शब्द से हुई? लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। पहला ही प्रश्न आपके ये बन गया 1 नंबर वाला। एडोलसेंस किशोरावस्था जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। एडोलसेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब एडोलसेंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से आया है? तो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है एडोलकेर। एडोल्स केर क्या है? एडोल्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एडोल्स केर। एडोल्स केर शब्द से एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति हुई। अब लैटिन भाषा में जो एडोल केयर शब्द है, इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर ले जाना। परिपक्वता की ओर ले जाना। आप नोट करते जाइए या आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल केयर शब्द से बना है। एडोल केयर शब्द का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर ले जाना। इस यानी कि जो किशोरावस्था है हमें परिपक्वता की ओर, मैच्योरेशन की ओर ले जाती है। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 2। किशोरावस्था की जो उम्र होती है, किशोरावस्था की जो आयु या उम्र कह दो आप, एक ही बात ये कहाँ से कहाँ तक होती है। तो इसकी जो उम्र है, इसका उत्तर इस प्रकार से है कि 12 या 13 वर्ष से लगा करके 12 या 13 वर्ष से लगा करके 18 या 19 वर्ष तक की जो आपकी आयु है वो किशोरावस्था होती है। समझ में आ गया? किशोरावस्था की जो उम्र है 12 या 13 वर्ष से लगा करके 18 या 19 वर्ष तक होती है, एक सामान्य वर्गीकरण के अनुसार। सामान्य वर्गीकरण के अनुसार, समझ गए? ठीक है ना, सामान्य वर्गीकरण के अनुसार। उसके बाद में हम ये बात करते हैं कि जो किशोरावस्था को भी हम 2 भागों में, किशोरावस्था को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो किशोरावस्था के 2 भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग हम इसको मोटे तौर के ऊपर बांट सकते हैं? पहला है पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, और दूसरा इसका भाग है उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। ठीक है ना, इसके 2 भाग हो गए, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था की जो उम्र होती है 12 से लगा करके 16 वर्ष तक होती है। 12 से लगा करके 16 वर्ष तक की उम्र जो होती है पूर्व किशोरावस्था की होती है। उत्तर किशोरावस्था की जो उम्र होती है 17, 18, 19 और कहाँ तक है? वयस्कावस्था के जो प्रारंभ तक होती है। ठीक है, 2 भागों में आपने बांट दिया है। अब इनमें आपके एक जो महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं किशोरावस्था के उपनाम से। किशोरावस्था के उपनाम से यहाँ से ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनना हमारे शुरू हो गए। तो किशोरावस्था के कौन कौन से उपनाम हैं, पहले तो हम सभी उपनामों का यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं, आप नोट करते जाइए। जीवन का कठिन काल है, जीवन का कठिन काल है, जीवन का कठिन काल है। किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा गया है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो ये किलपैट्रिक का है। किसका है? किलपैट्रिक ने, जो जॉन डीवी का शिष्य था, आपको याद आ गया होगा, उसने किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा है। इसको याद रखने का आपको एक तरीका बता रहा हूँ मैं। कठिन काल किलपैट्रिक, देखिए कठिन में भी के हैं, किलपैट्रिक में
काल में भी के और किलपैट्रिक में भी के है, तो ट्रिपल के। कितना के हो गया? ट्रिपल के। यहाँ लिख दूँ मैं ऊपर ट्रिपल के, ठीक है ना। कठिन काल किलपैट्रिक, कठिन काल किलपैट्रिक। पहला समझ में आ गया। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, जीवन का कठिन काल किस विकास की अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न बन गया। दूसरा इसका उपनाम है उलझन की अवस्था। किसकी अवस्था? उलझन की अवस्था। किशोरावस्था को उलझन की अवस्था कहा गया है, ठीक है ना। किस अवस्था को उलझन की अवस्था कहा गया? किशोरावस्था को। क्यों कहा गया? इसका पीछे भी रीजन है, ठीक है। किसी को कोई नाम दिया तो उसके पीछे कोई न कोई रीज़न है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो किशोर होता है ना तो वो क्या होता है? बच्चा होता है, ठीक है ना, वो वयस्क होता है। उन दोनों के बीच में होता है, इसलिए वो कोई भी निर्णय करता है तो वो ये सोचता है कि मुझसे जो बड़े हैं वो मुझे डांटेंगे, ठीक है, मुझे कुछ कहेंगे, या मैं जो कर रहा हूँ गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार की उनके माइंड में उलझन रहती है, इसलिए किशोरावस्था को उलझन की अवस्था भी कहा गया है। तीसरा जिसका उपनाम है दुखी अवस्था। ध्यान रखेंगे, किशोरावस्था को दुखी अवस्था कहा गया। अब आपको कैसे? शैशवावस्था में तो किसी प्रकार का कोई बालक में भाषात्मक विकास, संवेगात्मक विकास अच्छा नहीं हो पाता है, मानसिक विकास वैसे तीव्र हो जाता है, परंतु उस समय जो उनका तार्किक चिंतन होता है वो क्या होता है? अतार्किक होता है। समझ में आया ना। जबकि किशोरावस्था में बालक तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, तर्क पर आधारित चिंतन करने लग जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था में आपने देखा कि किसी प्रकार का कोई टेंशन रहित जीवन होता है, किसी प्रकार का कोई दुख चिंता नहीं होती है, जीवन का सबसे मस्त काल होता है, ठीक है ना, बाल्यावस्था। अब जैसे ही किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो मानसिक विकास पूरा हो जाता है। बालक जो किशोर होता है भले बुरे के बारे में अच्छी तरह से सोचने लग जाता है, और यहाँ पर दुख जो इस प्रकार से होता है कि जैसे भविष्य को लेकर के टेंशन होती है, पढ़ाई को लेकर के टेंशन होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से वो क्या होता है? दुखी रहता है। किन्हीं कारणों से, सभी किशोरों में नहीं परंतु दुखी अवस्था इसे कहा गया है। चौथा इसका जो उपनाम है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। ये किशोरावस्था में बालक में संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक परिवर्तन आपसे पूछा जाए किस प्रकार से होते हैं? तीव्र गति से में होते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। बालकों में इतने तीव्र गति से संवेगों में परिवर्तन होता है जिनको समझना कठिन होता है। जिनको समझना क्या होता है? कठिन होता है, ठीक है। चौथा नाम उपनाम हो गया। पांचवा उपनाम देखिए परिवर्तन की अवस्था। किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास में परिवर्तन, मानसिक विकास में परिवर्तन, संवेगात्मक विकास में परिवर्तन, जितने भी हमारे विकास के आयाम हैं उन सभी में परिवर्तन होता है, वो भी तीव्र गति से होता है। समझ में आया ना। अब आपको मैं बता दूं कि किशोरावस्था को जो परिवर्तन की अवस्था कहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, ठीक है ना। किशोरावस्था को परिवर्तन की जो अवस्था है किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो यहाँ पर दो मनोवैज्ञानिकों के आपको नाम याद रखने हैं। वो है, एक तो है बिग एंड हंट। बिग और हंट ने किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा है। ये प्रश्न बनता है, किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था किसने कहा? तो बिग एवं हंट ने कहा है। समझ में आ गया। परिवर्तन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। अगला जो छठा नाम है, उपनाम जीवन का बसंत काल। जीवन का जो बसंत काल है आपके, वो बसंत काल किशोरावस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे सुनहरा काल, गोल्डन एज भी अब आगे पढ़ेंगे। बसंत काल समझ में आ गया ना। सातवां उपनाम है इसका जीवन का सुनहरा काल है। जीवन का देखो बसंत काल, सुनहरा काल, ठीक है ना। सुनहरा काल को इंग्लिश में कह सकते हैं गोल्डन एज। कौन सी एज? गोल्डन एज,
ठीक है ना। गोल्डन एज कौन सी होती है, किशोरावस्था होती है। ठीक है। 8वां जो उपनाम है अब हमारा द्रुत, द्रुत या तीव्र, ठीक है ना, विकास की अवस्था। जो भी विकास होते हैं बहुत ही तेज गति से होते हैं किशोरावस्था में, तो विकास की अवस्था, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा गया है। समझ में आ गया। अगला इसका जो 9वां उपनाम है वो भी आप नोट कर लीजिए, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था। समझ में आ गया ना। अमूर्त चिंतन की जो अवस्था है वो किशोरावस्था है। जीन प्याजे ने ये नाम दिया, अमूर्त चिंतन की अवस्था है वो किशोरावस्था होती है। इसी को ही हम कह सकते हैं तार्किक चिंतन की अवस्था, क्योंकि इसमें बालक जो है तार्किक रूप से हर घटनाओं को समझता है। ठीक है। तर्क पर आधारित जो चीज़ होती है उसी को वो कंसेप्ट होता है, उसी को स्वीकार करता है, उसके बारे में तर्क करता है। तो अमूर्त चिंतन की अवस्था या तार्किक चिंतन की अवस्था 10 नाम इसके हो गए। ठीक है ना। इसी प्रकार से इसके कुछ और नाम हैं। ठीक है ना। अगला जो नाम बता रहा हूँ मैं 11वां नाम, अस्मिता के, अस्मिता अपनी पहचान, है ना, अस्मिता के विकास की अवस्था, अस्मिता के विकास की जो अवस्था है, ठीक है ना, अस्मिता के विकास की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा जाता है। समझ में आ गया ना। अस्मिता के विकास की अवस्था को भी, ठीक है, किशोरावस्था कहा जाता है। 11वां नाम। अब 12वां नाम देखिए, एक समस्यात्मक या समस्या उम्र है ये, दुखी उम्र या समस्या उम्र भी है ये। ठीक है। किशोरावस्था क्या है, समस्या उम्र है। या हम यूँ कह सकते हैं, इसका एक 13वां नाम और दे सकते हैं हम, अवास्तविकता का समय। ठीक है। अवास्तविकता का समय या परवर्ती अवस्था कह सकते हैं, अवास्तविकता का समय। ठीक है। या परवर्ती अवस्था। ठीक है ना। अवास्तविकता का समय या परवर्ती अवस्था भी आप याद रखेंगे। परवर्ती का अर्थ यहाँ पर यह है कि परिवर्तन ज़्यादा होने के कारण परवर्ती अवस्था भी कहा गया है। ठीक है ना। अवास्तविकता का अर्थ यह है कि बालक क्योंकि मैंने पहले स्पष्ट किया कि जो ना तो बच्चा होता ना वयस्क होता है, ठीक है ना, वो अपने आप को एक वयस्क समझता है, जो कि वो वास्तविक नहीं है। ठीक है। 14वां नाम जो और मैं आपको बता रहा हूँ वो इस प्रकार से है, अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति की। देखो, अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति की अवस्था, ये भी किशोरावस्था है। अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। इसके पीछे रीजन ये वही है, क्योंकि ना तो वो बच्चा है ना वयस्क है, इसलिए अस्पष्ट जो है उसका व्यक्तित्व होता है। समझ में आ गया। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों के और कथन हैं जो किशोरावस्था से संबंधित है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला हम मनोवैज्ञानिक कथन पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम, मनोवैज्ञानिक कथन। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा, सेकंड है मनोवैज्ञानिक कथन। किसके बारे में, किशोरावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिक कथन। सबसे पहले मैं वैलेंटाइन का कथन ले रहा हूँ। कौन सा, वैलेंटाइन का कथन। तो लिख लीजिए आप, वैलेंटाइन। नाम क्या है मनोवैज्ञानिक का, वैलेंटाइन। देखिए, वैलेंटाइन ने किशोरावस्था को अपराध की नाजुक अवस्था कहा है। कौन सी अवस्था, किशोरावस्था को अपराध की नाजुक अवस्था कहा है। अपराध की नाजुक अवस्था कहा है। किसने कहा है, वैलेंटाइन ने। किशोरावस्था को अपराध की नाजुक अवस्था किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, इसकी ट्रिक बता दूं आप कहो तो। देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार, ठीक है ना, वैलेंटाइन को मैं वैलेंटाइन डे में चेंज कर रहा हूँ। वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाना एक अच्छी बात नहीं है। यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है वो एक अपराध है। क्या है, अपराध है। तो वैलेंटाइन डे मनाना है, अपराध है। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है किलपैट्रिक का।
किसका है? किलपैट्रिक। वही ट्रिपल के वाला फॉर्मूला, किलपैट्रिक में वही ट्रिपल के वाला फॉर्मूला याद रखो, ठीक है ना। कठिन काल किलपैट्रिक और किशोरावस्था, देखो किशोरावस्था कठिन काल ऐसे भी याद रख सकते हैं, किशोरावस्था कठिन काल किलपैट्रिक, किशोरावस्था कठिन काल किलपैट्रिक, ट्रिपल के वाली फॉर्म जो है ना ट्रिक, इसको अप्लाई कीजिए। तो इसने कहा कि किशोरावस्था जीवन का कठिन काल होता है, ये मैं आपको ट्रिक बता दी, किशोरावस्था जीवन का कठिन काल होता है। किलपैट्रिक समझ में आ गया ना? के कठिन काल किशोरावस्था किलपैट्रिक, सभी में के आ रहा कि नहीं आ रहा? 4 के ले सकते हो, 3 के ले सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट और देखिए, वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है स्टैनली हॉल का, ठीक है ना। स्टैनली हॉल का, स्टैनली हॉल को आप जानते हो, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। किशोरावस्था के ऊपर सबसे ज़्यादा अध्ययन करने वाला ही स्टैनली हॉल है, इसलिए किशोरावस्था का जो जनक माना जाता है, किशोरावस्था के अध्ययन का जनक, किशोरावस्था के अध्ययन का जो जनक अगर आपसे पूछ लेवे ना, तो आप किस साइंटिस्ट का नाम, मतलब किस साइकोलॉजिस्ट का नाम बताएंगे? स्टैनली हॉल साहब का ही नाम बताएंगे, ठीक है ना। स्टैनली हॉल का नाम बताएंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जानकारी। अब इस स्टैनली हॉल ने क्या कहा? इसने कहा है कि जो किशोरावस्था होती है वो आपको कुछ जो शब्द याद रखने हैं। किशोरावस्था संघर्ष, तूफान, दबाव, तनाव, कुल मिलाकर के टेंशन चीज़ वाली, दबाना, ठीक है, तनाव, संघर्ष, तूफान लाता है। किशोरावस्था क्या करती है? तूफान लाती है, संघर्ष करवाती है, बहुत सारे दबाव होते हैं, बहुत सारी टेंशन होती है किशोरावस्था में। ये बात कहने वाला है स्टैनली हॉल। अब इसको मैं अच्छे वाक्य में बता रहा हूँ। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, दबाव, तनाव की अवस्था है। तो आपको संघर्ष याद रखना, ठीक है, तूफान याद रखना, अरे तूफान आ रहा हो, कहीं कहीं टेंशन हो रही हो, तूफान तनाव आ रहा हो, तूफान और तनाव याद रखने, 2 शब्द भी याद रख लोगे, 4 शब्द है, संघर्ष, तूफान, दबाव, ठीक है ना, और ठीक है ना तनाव, ये 4 शब्द है। तो आप 2 शब्द याद रख लीजिए, ठीक है ना। तनाव तूफान स्टैनली हॉल लाता है। और अब इसको याद रखने की ट्रिक बता दूं मैं आपको। एक होल जो बनाना, आपको क्या बनाना? होल बनाना है, ठीक है। होल बनाना है तो आपको बहुत सारा क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास पेमेंट नहीं है, रुपए नहीं है, तो आप किसी के दबाव में आ जाओगे, उधार लाओगे, फिर आपको क्या हो जाएगा उससे? अरे क्या हो जाएगा उससे? टेंशन हो जाएगी, तनाव हो जाएगा, ठीक है ना, तनाव हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। होल बनाने के लिए हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, पैसे उधार लाते, दबाव में आ जाते, फिर टेंशन हो जाती है, ठीक है, और तूफान आ जाता है लास्ट में, ठीक है। इस प्रकार से स्टैनली हॉल ने ये स्टेटमेंट दिया। एक यहाँ पर है, एक हेडो कमेटी की रिपोर्ट है। हेडो कमेटी की रिपोर्ट ने किशोरावस्था के बारे में बहुत ही एक प्यारा स्टेटमेंट दिया, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। तो हेडो कमेटी का जो स्टेटमेंट है मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि 11-12 वर्ष की उम्र में, 11-12 वर्ष की उम्र में जो किशोर होते हैं या बालक होते हैं, उनकी नसों में, अरे अपनी धमनी सिराएं जो होती है ना, नसों में ज्वार उठता है। अरे ज्वार उठना, ज्वार भाटा नहीं आता समुद्र वाला, खून, ज्वार उठने का मतलब ब्लड, ठीक है ना, ये जो होता है ये बढ़ जाता है। तो 11-12 वर्ष की उम्र में किशोरों की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। आगे लिख रहा हूँ मैं, ज्वार उठना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस अवस्था को उन्होंने किशोरावस्था नाम दिया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। यदि इस ज्वार का, जैसे ज्वार उठा, बाढ़ आई, ठीक है ना, ज्वार का यदि इस ज्वार का बाढ़ के समय ही, जब बाढ़ आता है बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए तो, समझ में आया ना, उपयोग कर लिया जाए तो उसकी शक्ति और धारा के साथ नई यात्रा आरंभ कर दी हो जाती है, और बालक क्या करता है? सफलता प्राप्त कर लेता है। आपको तो अगर ये याद रखना है किस कमेटी की रिपोर्ट, देखो प्रश्न कैसे बनेगा, मेन हमारे प्रश्न है, प्रश्न कैसे बनेगा,
ठीक है ना। तो किस कमेटी का मानना है या किसका मानना है कि 11-12 वर्ष की उम्र में किशोरों की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है, ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। तो हेडो कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार फिर उन्होंने आगे भी कहा कि ये जो ज्वार उठता है, यदि इनका सही उपयोग कर लिया जाए बाढ़ के समय, तो किशोरों को एक नई दिशा मिल जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से आपको मैं स्टैनली हॉल का एक और स्टेटमेंट है, स्टैनली हॉल का, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो तूफान वाला तो हो गया। इसके बाद एक स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को एक नया जन्म कहा है, नया जन्म। स्टैनली हॉल ने ही किशोरावस्था को नया जन्म कहा है। समझ में आ गया ना? स्टैनली हॉल ने कहा है किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। ठीक है ना, स्टैनली हॉल का ये स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट देखिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, करो एंड करो का, किसका है? करो एंड करो ने कहा है कि किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। करो एंड करो ये हर जगह काम करता है, ठीक है ना। करो एंड करो ने कहा कि जो किशोर होता है, ठीक है ना, वर्तमान तथा, देखो इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। करो कागले जो है ना, दो कागले, करो एंड करो, वर्तमान, ठीक है ना, वर्तमान और भावी जीवन, वर्तमान और भावी जीवन की आशा है या आशा को व्यक्त करते हैं। आज दो जो करो एंड करो, करो को अपनी भाषा में हम कागला कहते हैं, कौवा कहते हैं अपनी भाषा में। अगर आप याद रखना चाहते हो तो जो दो कागला है वो किशोरों के बारे में वर्तमान और भावी भविष्य की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। दो कागले किशोरों के बारे में वर्तमान और भविष्य, भावी जीवन यानी भविष्य के बारे में आज बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से और देखिए एक स्टेटमेंट और है जो फ्रंक का है। किसका है? फ्रंक का। उन्होंने कहा कि किशोर जो होते हैं वो विद्रोही भावना रखते हैं। कौन सी भावना रखते हैं? विद्रोही भावना रखते हैं। यानी कि विद्रोही भावना किस अवस्था में पाई जाती है? तो किशोरावस्था में पाई जाती है, फ्रैंक के अनुसार। समझ में आ गया? एक स्टेटमेंट और देखो, स्टेटमेंट आप अगर साइंटिस्ट मनोवैज्ञानिक का नाम याद भी नहीं रहे ना, तो इसकी विशेषता जो है वो इनकी स्टेटमेंट है, समझे। किशोरावस्था की जो विशेषता है, ठीक है ना, वो स्टेटमेंट हमें कभी कभार क्या करता है कि किशोरावस्था को प्रश्न ऐसे बना देता है, और प्रश्न ऐसे बनता है। मनोवैज्ञानिकों के जो स्टेटमेंट है ना, उन्हीं से ऑप्शन बनता है। आपने देखा होगा वो सारे प्रश्न मनोवैज्ञानिकों के स्टेटमेंट्स सही ऑप्शन बनते हैं। वो क्या लिखेगा? किशोरावस्था की निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है। समझ में आ गया ना? फिर वो आपको क्या करेगा? जितने भी मैंने ये अभी मनोवैज्ञानिक नाम बताए ना, इनके स्टेटमेंट देगा, उनका नाम नहीं देगा, केवल स्टेटमेंट देगा। समझ में आ गया? और प्रश्न कैसे बनता है? निम्नलिखित को असुमेलित को छांटिए, निम्नलिखित में से असुमेलित को छांटिए। तो एक तरफ तो मनोवैज्ञानिक का नाम, फिर उसका स्टेटमेंट, फिर मनोवैज्ञानिक का नाम, फिर उसका स्टेटमेंट, फिर मनोवैज्ञानिक का नाम, फिर स्टेटमेंट, फिर मनोवैज्ञानिक का नाम, फिर स्टेटमेंट। तो अगर हमें स्टेटमेंट थोड़ा सा भी ध्यान है तो हमें अनुमान लगा लेते हैं, हाँ ये किशोरावस्था में उस मनोवैज्ञानिक ने दिया, जबकि ये तो नहीं दिया है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए एक प्रश्न और है, वो प्रश्न है आपके ब्लेयर जोन्स सिम्पसन। ब्लेयर जोन्स, देखो तीन ये एक साथ है, ब्लेयर जोन्स सिम्पसन। ब्लेयर जोन्स सिम्पसन ने कहा है जो किशोरावस्था है ये बाल्यावस्था के अंत से, कौन सी अवस्था के अंत से? बाल्यावस्था के अंत से सुनना, और प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ के बीच का जो समय है, बाल्यावस्था के अंत का प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ के बीच की जो भी अवस्था है उसे उन्होंने किशोरावस्था कहा है। किसने? ब्लेयर जोन्स सिम्पसन, ठीक है ना, ब्लेयर जोन्स सिम्पसन। अब देखो इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? यहाँ पर तीन मनोवैज्ञानिक एक साथ है, और यहाँ पर मैंने जो समझाया, देखो तीन अवस्थाओं का नाम एक साथ है, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। इस प्रकार से ये मनोवैज्ञानिकों के प्रमुख कथन हुए हैं। उसके बाद देखिए एक कथन जो वेरी इंपॉर्टेंट है किंग महाराज का। किंग ने क्या कहा? देखो किशोरावस्था के बारे में किंग का कथन, इन्होंने ऋतु का, देखो जहाँ पर ऋतु आ जाए,
ठीक है ना। एक ऋतु दूसरी ऋतु से जुड़ी हुई होती है। अगर ऐसा ऋतु वाला जो स्टेटमेंट आ जाए बहुत बड़ा, 3-4 लाइनों में, कितनी लाइनों में, 3-4 लाइनों में अगर बड़ा स्टेटमेंट है, उसमें एक ऋतु के आगमन है, दूसरी ऋतु जा रही है, ऐसे ऋतु के आने जाने वाला अगर स्टेटमेंट है तो वहाँ पर किंग कर देना है। अब देखो याद करने का तरीका क्या है। जो किंग होता है यानी कि जो राजा होता है वही तो बड़ी बड़ी बातें करता है, वही तो हर चीज़ को समझा सकता है। बड़ी बड़ी बातें कौन करता है, राजा महाराजा ही तो करते हैं ना। तो यहाँ पर देखो 3-4 लाइनों का स्टेटमेंट है जो किंग ने दिया। अब किंग साहब ने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा आप सुन लीजिए। मैंने तो किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे उस तरीका समझा दिया, स्टेटमेंट सुनिए, इनका कथन क्या है किशोरावस्था के बारे में। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन, एक ऋतु जो आ रही है, देखो अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसका एंड होगा जब वर्षा ऋतु का आगमन होगा, ठीक है ना। जब वर्षा ऋतु का आगमन होगा तभी जो ग्रीष्म ऋतु है, हमारी गर्मी वाली ऋतु है, ये क्या होगी, इसका एंड होगा। तो वर्षा ऋतु के आगमन और ग्रीष्म ऋतु के समापन, समझ में आ गई ना, उसके बीच में हुआ। तो इनके बीच की जो अवस्था है वो किशोरा अवस्था है, यानी कि एक अवस्था के समापन और दूसरी अवस्था के प्रारंभ के बीच, एक अवस्था का समापन और एक नई अवस्था प्रकट होती है, उनके बीच का जो टाइम होता है वो एक कोई दूसरी अवस्था होती है, ठीक है ना। तो किशोरा अवस्था यहाँ पर को समझाया उन्होंने। आप तो स्टेटमेंट सुनिए, उदाहरण से आपको शायद समझ में आ गया होगा। इन्होंने कहा कि एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत से शुरू होता है। एक ऋतु का आगमन, जैसे ये ऋतु समाप्त होगी तभी तो ये ऋतु प्रारंभ होगी, ठीक है ना। जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित है। एक चीज़ और मैं बता दूं, किंग साहब ने ही कहा, वो तो ऋतु वाला तो आप समझ गए, इन्होंने बाल्यावस्था और किशोरावस्था को आपस में संबंधित बताया, ठीक है ना। इस प्रकार के टेढ़े प्रश्न, बाल्यावस्था व किशोरावस्था का आपस में संबंध किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है, तो किसने बताया, किंग ने बताया, ठीक है, समझ में आ गए। इसके बाद हम देखते हैं किशोरावस्था के सिद्धांत। किशोरावस्था के सिद्धांत ये भी इम्पोर्टेंट है। ये उपनाम हो गए सारे, जितने भी इम्पोर्टेंट उपनाम परीक्षा में पूछे गए, विगत भर्ती परीक्षा में, वो सारे हमने अध्ययन कर लिए हैं। अगर आप इन सभी को पढ़ लेते हो तो मुझे विश्वास है कि इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से ठीक है ना, ये नोट्स आपके तैयार किए जा रहे हैं, प्लस विगत भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही स्टेटमेंट मैंने आपको बताए हैं, और नए स्टेटमेंट ऐसे बताए जो अब पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप पूरा विश्वास रखें, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप एक बार प्रमाणित कर लें कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत, आप मार्का लगा लें, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के सिद्धांत। किशोरावस्था के सिद्धांत, तो देखिए यहाँ पर 2 सिद्धांत हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। कितने सिद्धांत पूछे जाते हैं, 2 सिद्धांत पूछे जाते हैं, समझ में आ गया। सबसे पहला सिद्धांत है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, वो सिद्धांत है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास का, देखो नाम बहुत सारे हैं इसके, पर्यायवाची शब्द हिंदी में बहुत सारे हैं, शब्दों की कोई हमारे पास कमी नहीं हिंदी में, इसलिए वो चेंज कर देते। तो आपको एक नाम याद रखना, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। किसके संदर्भ में, किशोरावस्था में। आकस्मिक, नोट कर सकते हैं आप चाहो तो, ठीक है ना, आकस्मिक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। अब देखिए इसके और नाम आपको मैं बता दूं क्या, यकायक विकास का सिद्धांत, यकायक यानी अचानक हो जाता है, अचानक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं, समझ में आ गया ना। अब इस विकास की जो ये सिद्धांत दिया, आकस्मिक विकास का सिद्धांत, ये किसने दिया, इसके प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक वही है हमारे किशोरावस्था का जनक है, स्टैनली हॉल है। कौन है, देखो ये पूछा जाता है, आकस्मिक विकास सिद्धांत किसके संदर्भ में दिया गया, किशोरावस्था के संदर्भ में दिया गया। किसने दिया गया, हॉल साहब ने दिया गया। किसने दिया, हॉल साहब ने, स्टैनली हॉल ने दिया, ठीक है। स्टैनली हॉल ने कौन सी पुस्तक में दिया, इन्होंने 1904 में, कब,
स्टैनली हॉल ने 1904 में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम इन्होंने किशोरावस्था रखा है। क्या रखा है? किशोरावस्था रखा। किशोरावस्था नाम की पुस्तक स्टैनली हॉल ने 1904 में प्रकाशित की। इंग्लिश में एडोलसेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एडोलसेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? स्टैनली हॉल ने की। कब की? 1904 में की। इन्होंने इस पुस्तक के अंदर किशोरों में होने वाले सारे परिवर्तनों को समझाया। किशोरों के परिवर्तनों को इन्होंने समझाया, ठीक है, उनका अध्ययन किया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन्होंने कथन दिया इसी, ठीक है ना, इसी पुस्तक में किशोरों के बारे में। इन्होंने कहा कि किशोरों में, किनमें? किशोरों में शारीरिक, अब याद रखना, अभी देखो मेन स्टेटमेंट आया, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक। किशोरों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं, अकस्मात होते हैं, यकायक होते हैं, एकदम होते हैं। समझ में आ गया ना? किसी भी शब्द का आप यूज कर सकते हैं। एक बार वापस बता रहा हूँ मैं, स्टैनली हॉल ने एडोलसेंस नामक पुस्तक में आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि किशोरों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, करो एंड करो ने इसका विरोध किया। करो एंड करो ने कहा कि नहीं, जो परिवर्तन होते हैं वो क्रमिक होते हैं। किसने कहा? करो एंड करो ने कहा कि जो किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं वो क्रमिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से एक्स्ट्रा ले सकते हो। दूसरा सिद्धांत देखिए, वो है क्रमिक विकास का सिद्धांत। देखो, क्रमिक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? वो सिद्धांत दिया आपके, इनके प्रवर्तक कौन कौन है? तो वो थॉर्नडाइक है। देखो, प्रवर्तक कौन कौन है क्रमिक विकास सिद्धांत पूरा समझाने वाले, वो कौन कौन है आप याद रखेंगे। थॉर्नडाइक है, इनके साथ में वापस लिख रहा हूँ, थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगवर्थ, ये याद रखेंगे, होलिंगवर्थ। इन तीनों ने मिलकर के क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना। इन्होंने कहा जैसा कि वो अभी हमने पढ़ा, स्टैनली हॉल ने कहा कि अचानक परिवर्तन होते, जबकि इन तीनों ने कहा कि भाई नहीं, जो ये विकास होता है ये धीरे धीरे होता है, क्रमिक रूप से होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, अचानक नहीं होता है, रातों रात कोई चीज़ नहीं बदल सकती है। इस प्रकार से आप दो जो है सिद्धांत याद रखेंगे। अगर सिद्धांत पूछे जाए तो दो सिद्धांत आपसे, ठीक है ना, बता देने के भाई क्रमिक परिवर्तन विकास का सिद्धांत किशोरावस्था का है, ठीक है ना, जो किसने दिया? थॉर्नडाइक, किंग, होलिंगवर्थ ने दिया, ठीक है। और दूसरा सिद्धांत जो है आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनली हॉल ने दिया। इन्होंने कहा कि जो भी परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में अचानक हो जाते हैं। इस प्रकार से ये किशोरावस्था के बारे में हमने उपनाम और उनके मनोवैज्ञानिकों के स्टेटमेंट पढ़े हैं, और हमने किशोरावस्था के दो विकास के सिद्धांत पढ़े हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं। अब मैं आपसे एंड में देखो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। ये काम आप कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके इसी प्रकार की सीरीज चला रखी जो ये आपके रीट के लिए, ठीक है, सेकंड जो ग्रेड पढ़ती है, फर्स्ट ग्रेड में भी सीडीपी आती है, उन सभी के लिए यहीं से प्रश्न बनते हैं। और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर आज हमने चर्चा की है। तो इस प्रकार से ये किशोरा जो अवस्था है हमारी, ठीक है ना, कौन सी अवस्था? किशोरा अवस्था जो है हमारी, ये आदि, लगभग आधी, अभी तक देखो बहुत बाकी है, इनमें से सामान्य जानकारी जो है वो आधी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है।